हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपोहा तंत्र के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अपोहा तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है। अपोहा तंत्र को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। पहला है क्रमवती सरिता और दूसरा है अक्रमवती सरिता। जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं तथा बहुमुखीय संरचना के साथ समायोजित होती हैं, उन्हें हम क्रमवती सरिता कहते हैं। इसको पुनः चार भागों में बांटा गया है: अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। इसी प्रकार अक्रमवती वो होती हैं जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, और इन्हें दो भागों में बांटा है: पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित। सबसे पहले हम क्रमवती सरिता की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला है वो है अनुवर्ती सरिता। किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का उद्भव होता है। ये सरिताएं क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, या कहें तो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। सागर तल से ऊपर उठे हुए तटीय क्षेत्रों में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता ही उत्पन्न होती है, और ये एक दूसरे के समानांतर होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं पिंक कलर से जो सरिता दिखा रखी है, ये अनुवर्ती सरिता है। इनमें भी जो सबसे लंबी सरिता होती है उसको हम प्रमुख अनुवर्ती सरिता कहते हैं। अनुवर्ती नदियों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अनुदैर्घ्य अनुवर्ती, जो वलित संरचना में अभिनतियों का अनुसरण करती है, और दूसरा है पार्श्ववर्ती अनुवर्ती, जो अपनति के पार्श्व भागों पर विकसित होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा है, यमुना है, ये अनुवर्ती सरिता का उदाहरण है जो ढाल के अनुरूप बह रही हैं। ओके, इस डायग्राम में आप देखिए हिमालय से निकलने वाली प्रधान अनुवर्ती सरिता वो गंगा है, यमुना है ना। आप देखिए इस डायग्राम में आपको मुख्य जो नदी है हमारी वो गंगा और यमुना है, वो अनुवर्ती है, और इसको अंग्रेजी के अक्षर सी से दिखाया जाता है, ये ध्यान रखें। दूसरा है परवर्ती सरिता, इसको अंग्रेजी के अक्षर एस से दिखाते हैं, जो कि अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न होती हैं और अपनति या कटक के अक्ष का अनुसरण करने वाली होती हैं, जो समकोण पर आकर अनुवर्ती नदी से मिलती है। जैसे देहरादून घाटी में गंगा तथा यमुना अनुवर्ती है, और असान नदी और सांग नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, और असान नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, वो परवर्ती नदी कहलाएगी। इसी क्रम में तीसरा है प्रति अनुवर्ती, जिसको हम ओ अक्षर से दिखाते हैं। यहाँ प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। क्या? अनुवर्ती की दिशा के विपरीत, अर्थात एक दूसरे के आमने सामने बह रही हैं। वास्तव में प्रति अनुवर्ती भी अनुवर्ती सरिता ही होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ढाल का अनुसरण कर रही है। प्रति अनुवर्ती परवर्ती से समकोण पर आकर मिलती है। किससे मिलती है? एस से आकर ओ समकोण पर मिलता है, 90 डिग्री पर मिलती है। उदाहरण के लिए शिवालिक श्रेणी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताएं प्रति अनुवर्ती है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रधान अनुवर्ती गंगा और यमुना की सहायक पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली परवर्ती नदियों से समकोण पर आकर मिल रही हैं। क्लियर? अभी एक डायग्राम में मैं आपको और स्पष्ट तरीके से इसको दिखाऊंगा। ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में इससे निकलकर प्रश्न आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। और चौथा जो लास्ट है हमारा वो है नवानुवर्ती सरिता, जो कि प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के अनुरूप ही प्रवाहित होती है। नवानुवर्ती इसलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये इनका उद्भव बहुत बाद में हुआ है, और ये द्वितीय अपर्दन चक्र के समय वलित संरचना पर बनने वाली नदियां हैं। यहाँ पर इस नदी को जो है नवानुवर्ती को आर अक्षर से दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेसिक्वेंट आर, जो कि सब्सिक्वेंट मतलब एस जो थी हमारी पूर्व एस का मतलब परवर्ती नदी, उससे आकर मिल रही है और प्रधान अनुवर्ती के समानांतर है। आर और सी दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरेलल है। ओके, तो ये द्वितीय अपर्दन चक्र के प्रारंभ होने पर
मौलिक अभिनतियों में उत्पन्न होती है। दूसरा हमारा जो प्रकार है वो है अक्रमवती अववाह तंत्र, जो नदियां प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भौमिकीय संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं, उन्हें हम अक्रमवती सरिता कहते हैं। इसका पहला भाग है पूर्ववर्ती अववाह तंत्र। पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है, अर्थात ये नदी उत्थित भूभाग है उससे पहले से ही वहां बह रही है। साधारण अर्थों में कहें तो पहले से ही प्रवाहित होने वाली जलधारा जिस पर संरचना या स्थल खंड का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये अपने मार्ग में आने वाले ऊंचे स्थल खंड को काटकर अपने मार्ग और पुरानी घाटी को सुरक्षित रखती है। इन्हें हम विलोम अनुवर्ती या प्रति अनुवर्ती कहते हैं। सिंधु नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, आप देखें। पूर्ववर्ती जलधारा के लिए उत्थान का धीरे धीरे और मंद गति से होना आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ओके, पूर्ववर्ती नदियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती जलधारा का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सिंधु नदी गिलगित के पास हिमालय को करीब 17,000 फीट गहरे गार्ज से काटकर प्रवाहित होती हैं। दूसरा इसका प्रकार है वो उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, पूर्वारोपित। पूर्वारोपित पूर्ववर्ती सरिता के समान ही होता है। अंतर क्या है? संरचना का अंतर है। यह भी स्थल खंड से अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती है। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात यहाँ समझा रहा हूँ। पूर्वारोपित सरिता के लिए आप देखिए कि ऐसी संरचना वाला भाग जिसके ऊपर परतदार चट्टानें हैं, समानांतर स्तर वाली हैं, उसके नीचे वाले भाग में वलित संरचना का एक अपनति वाला भाग है। नदी का प्रारंभ होता है, नदी ऊपर वाले परतदार भाग को काटकर अपनी घाटी का विकास कर लेती है। जब नदी उसको काट लेती है तो नदी उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से उसने ऊपरी संरचना को काटा है, निचली वाली घाटी को भी काटती है, जबकि दोनों के जमाव में अंतर है। जब ऊपर वाली चट्टानों से हम नीचे वाली घाटी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नदी को वहां पर सुपर इम्पोज्ड किया गया है। यदि यह अपनति स्थल के ऊपर रही होती तो घाटी का स्वरूप कुछ और ही होता, परंतु यहाँ घाटी का विकास ऊपरी आवरण पर हो चुका है, अतः वैसा ही घाटी अपनति पर भी बनती है। समझ गए? यहाँ ऊपरी आवरण शैल वाली घाटी का आरोपण निचली अपनति पर कर दिया गया है। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूं, जैसे छोटा नागपुर पठार पर चंदिल के पश्चिम में स्वर्णरेखा नदी का डालमा एवं फाइलाइट की पहाड़ियों पर अध्यारोपण हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में रीवा पठार के दक्षिणी भाग में कैमूर श्रेणी तथा खेंजुआ श्रेणियों के आर पार प्रवाहित होने वाली सोन नदी पूर्वारोपित नदी का उदाहरण है। इसी प्रकार चंबल और बनास, दामोदर जो है स्वर्ण रेखा है, ये रेवा प्लूटो पर बहती हैं और ये सभी सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज के उदाहरण हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो रिवर फ्लो बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट टोपोग्राफी। आज की जो टोपोग्राफी हमें दिखाई दे रही है उससे वो फ्री हो चुकी हैं, और कालांतर में जो नीचे वाली टोपोग्राफी थी वहाँ पर ये अपने आधार तल को इन्होंने प्राप्त किया है, या उस जगह इन्होंने घाटी का निर्माण किया है और टोपोग्राफी को चेंज कर दिया है। पूर्वारोपित और पूर्ववर्ती सरिताओं में ये अंतर यदि हम करते हैं तो प्रथम अंतर क्या है कि यह अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की संरचना क्यों न हो। इसमें उत्थान का समावेश नहीं किया जाता है। ओके, जबकि पूर्ववर्ती नदी में संरचना का महत्व नहीं होता है, वरन नदी के मार्ग में उत्थान होता है और नदी उत्थान के साथ गहरा कटाव करके अपने पूर्ववर्त मार्ग का अनुसरण करती है। क्लियर? तो पहले उत्थान धीरे धीरे हो रहा है, नदी अपनी घाटी को उसी हिसाब से गहरा करती जा रही है, तो नदी की जो घाटी पूर्व में बनी हुई थी वैसी की वैसी घाटी बाद तक रहती है, लेकिन यहाँ पर नदी की घाटी में परिवर्तन आ जाता है। ये मुख्य अंतर है। इसके बाद हमारा आता है ड्रेनेज पैटर्न, जो अगले वीडियो में आप देखेंगे। ड्रेनेज पैटर्न के लिए उस क्षेत्र की जियोलॉजिकल टाइम पीरियड,
नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, चट्टानों का प्रकार और प्रकृति निर्भर करती है। उस क्षेत्र की टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, दरारें कैसी है चट्टान में, उस क्षेत्र में ढाल कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है हमारा ड्रेनेज पैटर्न। इसी प्रकार अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, ये भी हमारे ड्रेनेज पैटर्न को निर्धारित करता है। और पीरियोडिटी ऑफ द फ्लो, किस पीरियोडिटी में फ्लो हो रहा है, कौन से कालखंड में वो ज़्यादा या कम प्रभावित होता है, इसके बारे में आप अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।